समापरिवर्त्य। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लघुत्तम समापरिवर्त्य या एलसीएम सीखेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो परिभाषा थोड़ी टेढ़ी लग रही है, लेकिन हम उसको अगर उदाहरण से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई संख्या है 6, 8 और 12। अगर हम इस 6, 8 और 12 का लासा निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो तो सबको आता ही है निकालना, ठीक है। लेकिन ये 6, 8, 12 किस किस से विभाजित होता है? ये हो सकता है 24 से, 48 से और 72 से और बहुत सारे जो 24 के गुणांक है उन सब से ये पूर्णतः विभाजित होंगी। 6 भी 6 से 24 को भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, 8 को 24 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, 12 को 24 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। इसी प्रकार 6 को हम 48 से भाग देंगे शेषफल 0, 8 को 48 से भाग देंगे शेषफल 0, 12 को 48 से भाग देंगे शेषफल 0 ही आता है। लेकिन इसमें से सबसे छोटा कौन है? 24। तो 24 हमारा क्या होगा? लासा। यही 24 हमारा क्या कहलाता है? लासा। अब ये होता क्या है इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। पहले एक बार परिभाषा फिर देख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा, यहां पर 3 संख्या ले रखी है, उनका लासा वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब कहने का यह है कि 6, 8, 12 24 से पूर्णतः विभाजित है, तीनों संख्याएं 48 से भी पूर्णतः विभाजित है और 72 से भी पूर्णतः विभाजित है और आगे भी 24 के जितने भी गुणांक है उन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 24। अतः 24 ही इसका क्या कहलाएगा? लासा। तो लासा का जो परिभाषा है वो मतलब तो आपको समझ में आ गई होगी। लासा किसे कहते हैं? लघुत्तम समापरिवर्त्य। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। अब अगली क्रम आती है समापरिवर्त्य। समापरिवर्त्य ये किससे बना हुआ है? ये दो शब्दों से मिला हुआ है, सम प्लस अपवर्त्य। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समापरिवर्त्य किससे बना हुआ है? सम प्लस अपवर्त्य। जब हमने मासा सीखा था तब वहां टर्म्स यूज होती थी अपवर्तक, लेकिन यहां पर जो टर्म्स यूज हो रही है वो है अपवर्त्य। इस अपवर्त्य को हम गुणज भी कहते हैं। जैसे कि अपवर्तक को हम गुणनखंड कहते थे, वैसे अपवर्त्य को हम क्या कहते हैं? गुणज। तो गुणज क्या होते हैं, अपवर्त्य क्या होते हैं, समापरिवर्त्य क्या होते हैं, उनसे लासा कैसे निकलता है वो अब मैं आपको समझाऊंगा। रुकिए, हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो 6, 8, 12 का लिया था जिसका लासा हमारा 24 आया था। तो हम सीखते हैं कि 6 के अपवर्त्य और 8 के अपवर्त्य और 12 के अपवर्त्य क्या होंगे, उनसे समापरिवर्त्य कैसे निकलेगा और उनसे लासा कैसे निकलेगा। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। आप अगर गुणज को फिर भी नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए पहाड़ा। अगर हम 6 के पहाड़े लिखें वही उसके मल्टीपल या गुणज होते हैं। जैसे 6 एकम 6, तो पहला गुणज क्या हो गया? 6। दूसरा क्या हुआ? 6 दूनी 12। तीसरा क्या हुआ? 6 तिया 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48 और ये कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गुणनखंड निश्चित मात्रा में होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं, लेकिन जो अपवर्त्य या गुणज होंगे वो अपरिमित होते हैं, उनका कोई संख्या ही नहीं है। वो उनका पहला मल्टीपल एकम होता है, 6 एकम 6, लेकिन आखिरी हम उसका गुणज कभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो अनगिनत श्रेणी में आता है। तो क्योंकि पहाड़े कभी खत्म नहीं होते हैं इसलिए हमने इसको लिख दिया 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। इसी प्रकार 8 के अपवर्त्य क्या होंगे? 8 का पहाड़ा 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। अब निकालेंगे हम 12 के अपवर्त्य या 12 के गुणज या 12 का पहाड़ा। कैसे होगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक्कू 48, 12 पंजे 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 6 के अपवर्त्य यानी गुणज या पहाड़े लिख दिए हमने, 8 के अपवर्त्य लिख दिए और 12 के अपवर्त्य लिख दिए।
अब हम क्या निकालेंगे, 6, 8, 12 के समापरिवर्त्य। जैसे हमने वहां पर मासा में अपवर्तक निकाले थे, समापरिवर्तक निकाले थे, वैसे हम 6, 8, 12 के यहाँ समापरिवर्त्य निकालने हैं या गुणज निकालने हैं। तो कौन कौन कॉमन है देखिए, ये 12, सॉरी ये 24, ये 24, ये 24, पहला क्या हो गया, ये 24। दूसरा क्या है देखिए, 48, 48 और ये 48, यानी पहला आ गया 24, दूसरा आ गया 48। अब जो समापरिवर्त्य निकलेंगे वो भी एक पैटर्न में होंगे, यानी 24 के पहाड़े में होंगे। 24 से कम 24, 24 उन्हीं 48, 24 तिया 72, 24 चक्कू 96 एंड 120 और सो ऑन। ये भी कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि किसी संख्या के गुणज कभी खत्म नहीं होते हैं, वैसे ही समापरिवर्त्य भी उसके अनिश्चित होंगे या अनगिनत होंगे। तो हमने 6, 8, 12 के समापरिवर्त्य निकाल लिए। कितने हो गए, 24, 48, 72, 96, 120। तो 6, 8, 12 सॉरी 6, 8, 12 का सबसे छोटा यानी लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम समापरिवर्त्य कौन होगा। देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है, 24। तो इन सबका सबसे छोटा समापरिवर्त्य कौन होगा, 24। तो वही क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापरिवर्त्य। तो एलसीएम निकालना हम सिखा तो देते हैं, लेकिन जो उसका सही पैटर्न है वो यही है कि पहले अपवर्त्य या गुणज बताएंगे, जितनी संख्या देखिए उन सबके गुणज निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे समापरिवर्त्य, मतलब जो तीनों में कॉमन हो, और उसमें से जो सबसे छोटा होगा वही उसका लघुत्तम समापरिवर्त्य कहलाएगा। अब आपको अपवर्तक और अपवर्त्य में कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं उसमें अंतर भी आपको बता देता हूं। अपवर्तक को हम कॉमन रूप से क्या कहते हैं, गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। और अपवर्त्य को हम कॉमन रूप से क्या नाम दे रखे हैं, गुणज। ये क्या कहलाते हैं, गुणज या मल्टीपल। यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर, और ये क्या कहलाएगा, गुणज या मल्टीपल। ठीक है। दूसरी चीज, ये निश्चित होते हैं, ये निश्चित संख्या में होते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं। जब मैंने आपको मासा सिखाया था तो आपको बताया था कि जितने भी गुणनखंड होंगे किसी भी संख्या के, वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं। लेकिन अपवर्त्य या गुणज क्या होते हैं, इनकी मात्रा क्या होती है, अनिश्चित या अनगिनत, अनगिनत होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जो अपवर्तक होता है उसमें दो चीजें तो कॉमन होती हैं, एक व स्वयं संख्या। स्वयं संख्या मतलब ये दो तो अपवर्तक होंगे ही होंगे किसी संख्या के, एक व स्वयं संख्या। और अपवर्त्य में क्या होता है, स्वयं संख्या, स्वयं जो संख्या होगी वो पहला गुणज होती है। जैसे 6 एकम 6, तो जो स्वयं संख्या है वही पहला गुणज होती है, और आखिरी गुणज कभी हम निकाल सकते नहीं है, यानी क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। तो ये तीन मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं अपवर्तक और अपवर्त्य में। अपवर्तक को हम गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अपवर्त्य को हम गुणज, पहाड़े या मल्टीपल्स कहते हैं। इनकी अपवर्तक की निश्चित संख्या होती है, ये अनगिनत होते हैं। अपवर्तक एक व स्वयं संख्या जरूर होती है, दो संख्या तो ये होती है। अपवर्त्य में जो पहली संख्या होती है वह स्वयं संख्या, वह पहला गुणज होती है। ठीक है। और अपवर्तक से हम मासा निकालते हैं, मासा, और अपवर्तक से हम लासा निकालते हैं। अब जो हम लासा मेन पढ़ रहे हैं वो दो विधियों से निकाला जाता है, जिसको मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लघुत्तम समापरिवर्त्य निकालने की दो मेन विधियां हैं, एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि।
भाग विधि क्या है? अगर हम एक 8, 12, 15 का क्या निकाल रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त्य निकाल रहे हैं, तो भाग विधि क्या कहती है? इसको तब तक भाग करते रहो जब तक आखिरी में एक एक नहीं आया, जिससे हम जनरली निकालते हैं। जैसे 2 से हमने भाग करा, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये बचा 15। फिर 2 से करा, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 15। फिर 2 से करा, ये आ गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 15। अब 3 से करा, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये हो गया 5। फिर 5 से करा, ये आ गया 1, 1 और ये 1। तो इसका लासा कितना हो जाएगा? लासा कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120। तो ये क्या कहलाती है? भाग विधि। भाग विधि या गुणनखंड विधि तो सिखाना सही है बच्चों को, लेकिन सबसे पहले आप उसको अपवर्त्य विधि से ही लासा निकालना सिखाएंगे, तो बच्चे के हित में ज्यादा अच्छा होगा। अब दूसरी विधि आती है गुणनखंड विधि। 8, 12 और ये है 15। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। 15 के क्या होंगे? 3 गुणा 5। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम 8, 12, 15 की जो ये निकल के आए हैं उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार क्या है। जैसे इसमें कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, तो उन्होंने लिख दिया 3 बार। 1 2 3। अब 3 कितनी बार है? इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो कितनी बार लिखेंगे? 3, एक बार। उसी प्रकार 5 लिखेंगे, इसमें तो नहीं है, उसमें भी, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें कितनी बार है? एक बार, तो लिख देंगे 5। यही इसका क्या होगा? लासा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 5 120। तो गुणनखंड विधि में आपने देखा होगा जब हम मासा निकालते तो तीनों में कॉमन देखते थे, लेकिन इसमें क्या देखेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा अधिक घात होगी वो लिखेंगे। जैसे 2 की सबसे अधिक घात कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, तो लिख दिया 1 2 3, 2 बार। 3 जो 2 है वो 3 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है? सबसे अधिक बार एक ही बार ही है, तो एक बार लिख दिया। और इसी प्रकार 5 देखेंगे, सबसे अधिक कितनी बार है? एक ही बार है, तो उसको 5 लिख दिया। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 5 125। तो ये उसका क्या होगा? गुणनखंड विधि द्वारा लासा होगा। लेकिन जनरली हम भाग विधि से ही किसी का लासा निकालते हैं, क्योंकि ये विधि शॉर्ट है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें बच्चे को सिखाना है तो वो अपवर्त्य विधि से ही समाप्रवर्त्य निकाल के ही लघुत्तम समाप्रवर्त्य निकालना सिखाना चाहिए, जो इसका असली नाम है और वही उसकी असली परिभाषा है। और उसी परिभाषा के आधार पर पहले बच्चों को हम लघुत्तम समावर्त्य सिखाएंगे। जब वो आ जाएगा उसके उपरांत ही हम भाग विधि या गुणनखंड विधि से बच्चों को लासा सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।